अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। टॉपिक है हमारा आज का ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये ब्रांच जो है ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। अब इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल, यानी कमर्शियल स्केल पर केमिकल कंपाउंड्स कैसे बनाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन केमिकल कंपाउंड्स में आ जाते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा। ये सारी चीज़ें यानी ऑक्सीजन किस तरह से बनाई जाती है। हम ऑक्सीजन जो है वो सिलेंडर्स में यूज़ होती है, पेशेंट्स को दी जाती है हॉस्पिटल्स में। तो ये ऑक्सीजन किस तरह से सिंथेसाइज़ की जाती है कमर्शियल स्केल पे, उसको हम स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। उसके बाद क्लोरीन, कास्टिक सोडा, सोडा वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम किस तरह से प्रिपेयर होती हैं, किस तरह से तैयार होती हैं, हम कमर्शियल स्केल पे इनको कैसे तैयार कर सकते हैं, वो सारा कुछ हम स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। ये जो कमर्शियल स्केल पे हम केमिकल्स बनाते हैं, ये केमिकल रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होते हैं और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए, यानी और अदर कंपाउंड्स बनाने के लिए ये यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इनको यूज़ करें फर्टिलाइज़र्स में, जैसे हमारे पास अमोनिया है, तो ये अमोनिया जो है ये फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए यूज़ होता है। क्लोरीन सोप, डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। कास्टिक सोडा भी यूज़ होता है डिटर्जेंट्स वगैरह में। तो ये वाले जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, पेपर बनाने में, पेंट्स बनाने में। तो ये वाले केमिकल्स पहले हम क्या करते हैं कि इनको इंडस्ट्रियल स्केल पर बनाया जाता है, कमर्शियल स्केल पर। उसके बाद फिर इन केमिकल्स को डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में दिया जाता है और वहाँ पर फिर आगे डिफरेंट चीज़ें यहाँ इनसे बनाई जाती हैं, जैसे फर्टिलाइज़र्स है, डिटर्जेंट्स, पेपर वगैरह ये बनाए जाते हैं। तो ये कंपाउंड्स जो हैं, ये जो केमिकल्स हैं, ये रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, अब न्यूक्लियर से हमें पता चल रहा है न्यूक्लियस की स्टडी। इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं रेडियो एक्टिविटी को, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस, वगैरह को हम स्टडी करते हैं और इनकी फिर आगे प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी किया जाता है। अब देखें रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी, ये कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने की वजह से वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, वो रेडिएशन निकल रही होती है उनके अंदर से। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, यानी वो रेडिएशंस को इवॉल्व कर रहे होते हैं, इमिट्स हो रही होती हैं उनके अंदर से रेडिएशंस। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता है। एग्जाम्पल हम यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम ये एलिमेंट जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, यानी ये अनस्टेबल होता है और इसके अंदर से रेडिएशंस जो हैं वो इवॉल्व होती रहती हैं। तो ये प्रोसेस होता है रेडियो एक्टिविटी का और इसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर प्रोसेस, यानी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हो रहा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है। न्यूक्लियर फिशन मीन होता है ब्रेक हो जाना, किसी चीज़ का टूट जाना। तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होता है स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर। सेकंड होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन मीन होता है मिल जाना। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि दो स्मॉलर न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवी न्यूक्लियाई बना देते हैं। अब ये जो ब्रांच है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो ये एटॉमिक एनर्जी में यूज़ होती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इस ब्रांच का जो मेन कंसर्न है वो एक्चुअली एटॉमिक एनर्जी से है। इसके अलावा केमिकल इफ़ेक्ट्स को स्टडी किया जाता है, यानी एनिमल्स के अंदर जो रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन हो रही है उसका क्या रिज़ल्ट हो रहा है।
प्लांट्स में जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही हैं उनका इफ़ेक्ट्स, और बाकी मटेरियल के ऊपर जो रेडिएशंस पड़ रही हैं, एब्जॉर्ब हो रही हैं, और उन रेडिएशंस का उन चीज़ों पर इफ़ेक्ट क्या हो रहा है वो भी हम इसी ब्रांच में स्टडी करते हैं। इसकी एप्लीकेशन है रेडियोथेरेपी में। रेडियोथेरेपी क्या होती है? रेडियोथेरेपी होती है ट्रीटमेंट बाय द यूज़ ऑफ रेडिएशंस, यानी रेडिएशंस को यूज़ करके हम जो डिजीज़ के ट्रीटमेंट करते हैं वो रेडियोथेरेपी होती है। इसमें कैंसर की ट्रीटमेंट की जाती है, ट्यूमर का किया जाता है। अब ये होता किस तरह से है, क्योंकि कैंसर में अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है सेल्स की, तो ये जो रेडिएशंस निकल रही होती हैं इनको उन सेल्स के ऊपर गिराया जाता है, जिससे वो सेल जो है वो डैमेज कर दिए जाते हैं। इसी तरह से ट्यूमर के ऊपर भी ये रेडिएशंस फॉल की जाती हैं, जिसकी वजह से वो जो सेल्स होते हैं, जो डिजीज़ काजिंग मटेरियल होता है, ये जो सेल्स होते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है। तो रेडियोथेरेपी के अंदर एक तो इसका यूज़ है, दूसरा इसका फूड प्रिजर्वेशन के अंदर इसका यूज़ हो रहा है। फूड प्रिजर्वेशन में कैसे होता है, देखिए हम रेडियो एक्टिविटी की बात करें, रेडियो एक्टिविटी है कि रेडिएशंस खारिज हो रही हैं, मुसलसल वहाँ से रेडिएशंस निकल रही हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन में भी ये होता है कि जो ऐसे उनके अंदर जर्म्स होते हैं फूड के अंदर, जो फूड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, तो उन माइक्रोब्स के ऊपर, उन जरासीम्स के ऊपर ये रेडिएशंस को गिराया जाता है, और वो रेडिएशन जाकर उन जरासीम को ख़त्म कर देती हैं, किल कर देती हैं। इस तरह से फूड जो है वो प्रिजर्व हो जाता है, महफूज हो जाता है। नेक्स्ट है इसका पावर जनरेशन में। अब यहाँ से देखें, जब ब्रेक डाउन हो रही होती है, न्यूक्लियर प्रोसेस हो रहा होता है, तो इसमें एनर्जी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। अब वो जो एनर्जी है, ये एनर्जी हम यूज़ करते हैं पावर जनरेशन में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, यानी वहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ होती है, जो हीट रिलीज़ हो रही होती है, वो हीट यूज़ होती है वाटर को बॉयल करने में। वाटर स्टीम में चेंज होता है, स्टीम से आगे फिर टरबाइंस चलाई जाती हैं, वहाँ से जनरेटर चलाए जाते हैं, और वहाँ से फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसका यूज़ हम करते हैं रेडियोथेरेपी में, यानी ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में। उसके बाद फूड प्रिजर्वेशन में और पावर जनरेशन के अंदर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर केमिस्ट्री का यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में, और उन कंपोनेंट्स पर या इन्वायरमेंट पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या इफ़ेक्ट होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इफ़ेक्ट इन्वायरमेंट पर क्या हो रहा होता है, इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखें कि हम बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, या पोल्यूशन वगैरह जो फैल रही है वो कैसे फैलती है। जब व्हीकल्स को यूज़ किया जाता है, व्हीकल से हार्मफुल गैसेस निकल रही होती हैं, वो इन्वायरमेंट में शामिल होते हैं और इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देती हैं। इंडस्ट्रीज़ से वेस्ट मटेरियल निकल रहा होता है जो कि हम वाटर में छोड़ दिया जाता है, तो वाटर को पोल्यूट करते हैं, एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। अब इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं? कंपोनेंट्स में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक होते हैं। एबायोटिक जो नॉन लिविंग है, जैसे वाटर है या लाइट, टेम्परेचर वगैरह, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के। बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये लिविंग होते हैं, इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आती हैं। अब इन कंपोनेंट्स पे वाटर पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, लाइट पे क्या हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है, ये हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में देखते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बाकी ब्रांचेस के साथ भी इसका बाकी जो ब्रांचेस हैं उसके साथ भी इसका रिलेशन है। जैसे जियोलॉजी में ज़मीन का मुताला करने के लिए यूज़ होती है, इकोलॉजी में, उसके अलावा सॉइल और वाटर के साथ भी इसका रिलेशनशिप होता है। अब यहाँ से हमें क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट के अंदर केमिकल प्रोसेस टेक प्लेस हो रहे हैं,